बच्चों and welcome back to my channel, that is Concept Improver. Today in this video we are going to continue with class 10th Economics chapter number 2, that is Sectors of Indian Economy. ये जो है सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का. जो फर्स्ट पार्ट है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं. इसके अलावा हमने पढ़ा था दैट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है. कौन से सेक्टर्स हैं वो? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर. आज इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाली हूँ कि टेरिटरी सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है. द रीज़न इज़, पहली बात ये है कि वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है. इसी कारण से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है. क्या क्वेश्चन आता है? दैट हाउ द टेरिटरी सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, या फिर टेरिटरी सेक्टर जो है किस तरीके से हेल्प करता है प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर को. इसके अलावा क्या क्वेश्चन आता है कि इन तीनों सेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है. क्या लिखना है आपको? टेरिटरी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है. द रीज़न इज़, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को. कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग जैसी जो है इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा टेरिटरी सेक्टर. ठीक है, इसके कारण क्या होता है, हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है स्मूथली वर्क कर पाते हैं. ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन या फिर नेक्स्ट डिवीजन करी गई है हमारी इकोनॉमी की ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन आवर इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके बारे में. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन से होते हैं? इट कंप्राइजेज ऑफ द एंटरप्राइजेज वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर एंड द जॉब इज अश्योर्ड. मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो एंटरप्राइजेस या फिर वो इंस्टीट्यूशंस आते हैं जहाँ पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है रेगुलर होती है, हमारी जो जॉब होती है वो रेगुलर होती है. इसके अलावा जॉब इज अश्योर्ड, मतलब बिना कोई प्रायर नोटिस दिए, बिना कोई इंपॉर्टेंट रीजन बताए आपको जॉब से नहीं निकाल सकते हैं इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज एंटरप्राइजेस या फिर दीज इंस्टीट्यूशंस आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. जितने भी इंस्टीट्यूशन या फिर जितने भी इंटरप्राइजेस होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये सभी रजिस्टर्ड होते हैं बाय दी गवर्नमेंट. मतलब इनके ऊपर जो है पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट. वही बात करें हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, दीज कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल यूनिट्स वेयर द जॉब्स आर नॉट रेगुलर एंड हेंस द जॉब्स आर नॉट अश्योर्ड. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी जॉब्स आती हैं वो रेगुलर नहीं होती, और इसके अलावा ये जॉब्स जो है अश्योर्ड नहीं होती, मतलब बिना किसी कारण से जो है आपको जॉब से निकाला जा सकता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रखा है, दीज आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, इनके ऊपर जो है कोई कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट का. अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड हियर. मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो सभी फॉलो किए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते. दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड हियर. अब आगे देखो, वर्कर्स हैव द जॉब सिक्योरिटी इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. वर्कर्स के पास में क्या होती है? जॉब सिक्योरिटी होती है, मतलब बिना किसी कारण के जो है उन्हें जॉब से नहीं निकाला जाता ऑर्गेनाइज सेक्टर में. वही बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वर्कर्स आर नॉट हैविंग द जॉब सिक्योरिटी. वर्कर्स के पास में कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. देखो, वर्कर्स गेट दी रेगुलर मंथली सैलरी इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. वर्कर्स को जो है हर महीने सैलरी मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने पे. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स गेट दी डेली वेजेस. वर्कर्स को जो है पेमेंट्स होती है वेजेस की फॉर्म में, मतलब दिहाड़ी की फॉर्म में रोज. नेक्स्ट पॉइंट है, वर्कर्स गेट दी बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वर्कर्स को बेनिफिट मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव जैसे. पेड लीव का मतलब क्या होता है, अगर किसी कारण से आपको छुट्टी चाहिए है, आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी है, अगर आपने वो लीव एप्लीकेशन लिख ली और वो मंजूर हो गई तो आपकी सैलरी में से कोई भी रुपये नहीं कटेंगे उस लीव के कारण. इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वर्कर्स को इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. वही बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहाँ पर जो है इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जाती वर्कर्स को. आगे देखो, इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर द वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड. मतलब कितने घंटे काम करना है, क्या टाइमिंग रहेगी काम की, वो सभी फिक्स होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में. वहीं अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, द वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड. वर्किंग आवर्स जो है फिक्स नहीं होते अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. कब स्टार्ट करना है काम, कब खत्म करना है, कितने घंटे काम करना है, ये सब बातें जो है फिक्स नहीं होती अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. इसके अलावा इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर द वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल. मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्किंग कंडीशन होती है फेवरेबल होती हैं. जिस तरीके का एनवायरनमेंट या फिर जिस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वर्कर को, वो सभी फेवरेबल होती है. वही बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, द वर्किंग कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल. अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट डिवीजन करी गई है हमारी इकोनॉमी की ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आवर इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. ऑनरशिप के हिसाब से हमारी इकोनॉमी को डिवाइड करा गया है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में.
तो पढ़ते हैं इनके बारे में। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स द सर्विसेज। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एसेट्स को खरीद लेती है और सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है हम लोग। एग्जाम्पल क्या है? रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस जो है एग्जाम्पल है हमारे पब्लिक सेक्टर का। वहीं बात करें अगर हम प्राइवेट सेक्टर की, दिस इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और दी कंपनी। प्राइवेट सेक्टर जो है ये कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर उन लोगों के द्वारा जो कि अपनी कंपनियां बना लेते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इन कंपनीज का? लाइक टिस्को एंड RIL। RIL का मतलब रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है एग्जाम्पल है हमारे प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, अब आगे देखो पब्लिक सेक्टर के बारे में क्या बता रखा है। द मेन एम ऑफ पब्लिक सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक सेक्टर का वो होता है पब्लिक वेलफेयर। इसके अलावा वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, द मेन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमाने की सोची जाती है। ऑब्जेक्टिव होता है किसमें? प्राइवेट सेक्टर। अब आगे देखो, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स द बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ, फूड, सिक्योरिटी टू दी पीपल। पब्लिक सेक्टर में जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम किया जाता है लोगों को, जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, फूड एंड सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं पब्लिक सेक्टर में। किसको? हम लोगों। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स दी कंज्यूमर गुड्स टू दी पीपल। प्राइवेट सेक्टर में जो है कंज्यूमर गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किया जाता है लोगों को। देयर इज जॉब स्टेबिलिटी इन दी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो है जॉब स्टेबिलिटी होती है, मतलब बिना किसी कारण के जो है आपको जॉब से नहीं निकाला जा सकता पब्लिक सेक्टर में। इसके अलावा द प्रमोशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। ठीक है, आपका जो प्रमोशन होता है पब्लिक सेक्टर में किसकी बेसिस पे होता है? सीनियरिटी की बेसिस पे। मतलब आपको जॉब लगे हुए कितने साल हो गए हैं या फिर कितने सालों से आप काम कर रहे हो, इसके हिसाब से जो है आगे आपका प्रमोशन होता है। आगे देखो, वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, देयर इज नो जॉब स्टेबिलिटी इन दिस सेक्टर। कोई जॉब स्टेबिलिटी नहीं होती इस सेक्टर में, बिना किसी कारण के आपको जॉब से निकाला जा सकता है या फिर किसी भी पल जो है आपको जॉब से निकाला जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द प्रमोशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। प्रमोशन जो होता है प्राइवेट सेक्टर में वो किसी हिसाब से होता है? आपकी मेरिट से। मतलब जितना अच्छा काम करोगे, जितना अच्छा आप जो है रिजल्ट दोगे कंपनी को, उतनी ही जल्दी आपका प्रमोशन होगा। अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, द पब्लिक सेक्टर रेजेस मनी फ्रॉम द पब्लिक रिवेन्यू लाइक टैक्स, ड्यूटी एंड पेनल्टीज। हमारी जो गवर्नमेंट है ये सभी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है हमको, इन सबको प्रोवाइड करने के लिए वो रुपए कहाँ से लेके आती है? वो जो टैक्स हम पे करते हैं, ड्यूटी या फिर पेनल्टीज हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, उन्हें वो यूज़ करती है हम सबको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, इट रेजेस मनी बाय इशूइंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स और बाय टेकिंग द लोन। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जो इंडिविजुअल या फिर जो मालिक होते हैं इन कंपनीज़ के प्राइवेट सेक्टर में, वो क्या करते हैं? इशू करते हैं शेयर से डिबेंचर या फिर लोन लेते हैं, जिसे आगे वो यूज़ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए अपनी कंपनी के लिए। अब आगे देखो, बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन दी पब्लिक सेक्टर आर, मतलब कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को, किसमें? जो कि काम करते हैं पब्लिक सेक्टर में। जॉब सिक्योरिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट या फिर बहुत सारे टाइप के उनको अलाउंस मिलते हैं किसमें? पब्लिक सेक्टर। वही बात करें अगर हम प्राइवेट सेक्टर की, द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन दी प्राइवेट सेक्टर आर, कौन से बेनिफिट मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में? गुड सैलरी पैकेज, मतलब अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं आपस में कंपीट करते रहते हैं, किस लिए? ताकि उनको अच्छा सैलरी पैकेज मिले या फिर उनका जो है प्रमोशन जल्दी हो। ठीक है, सो दैट्स इट। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट। थैंक यू।